I am going to start a chapter in chemistry, that is electrochemistry. In board exam, this chapter is 5 marks. In this chapter, students, हम सभी जानते हैं कि केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसका हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, है ना, एज ए इन्वर्टर, बैटरी, ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, इस सब में इसकी यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हम इसको बोर्ड पर लिख देते हैं और फिर हम आप उतार लीजिए। स्टूडेंट्स, ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical changes which occurs on the passing electric current into a chemical system. अब केमिकल सिस्टम, इसको समझने के लिए कि सबसे पहले सपोज दैट कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक जिंक पीस डालते हैं, तो देखते क्या है कि रिएक्शन क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गोज टू Cu2 प्लस ZnSO4, यानी कि ये जो है जिंक डाला गया, जिंक डालते ही कॉपर सल्फेट, अब ये चेंजिंग क्या है सो देखते हैं, ये ऐसे चेंज हुआ होगा, कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस है, फिर ये चेंज हुआ Zn2 प्लस SO4 2 माइनस है। तो कहीं ना कहीं जो है कॉपर जो है वह 2 पॉजिटिव आयन दिया, जिंक जो है जिंक सल्फेट में दिया, तो कुछ ना कुछ ये रिएक्शन हुआ, जिसमें रिएक्शन के बाद देखा गया कि आयन चेंज हुआ। तो आपने ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन में पहले पढ़े होंगे 11th में कि आयन चेंज हुआ तो कोई ना कोई एनर्जी बदला होगा। अब एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, तो यह इसका यूज कैसे करेंगे, इसी को यूज को दिखाने के लिए दो साइंटिस्ट के मन में बात आई। क्या बात आई? तो उसने एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोल्टा एंड दूसरा साइंटिस्ट था गैल्वानिक। उसके मन में यह बात आई कि यह एनर्जी को हम यूज कैसे करें, केमिकल एनर्जी है तो हम इसका यूज कैसे करें। तो फिर उसने इसको एक डिवाइस में इसको यूज किया, डिवाइस बनाकर और इसका यूज करना शुरू किया। वो डिवाइस क्या था? वो डिवाइस का नाम उसने रखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बाद में इन्हीं के नाम के द्वारा और भी नाम से जाने लगा, जिसको वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, और दूसरा नाम हो जाएगा इसका गैल्वानिक सेल भी कहते हैं।
अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डिफाइन करते हैं, था क्या, या कैसा डिवाइस था, इसका क्या यूज करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं इसका यूज। ये क्या है, इट इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये कैसे होता है, यह क्या प्रयोग किया गया, तो गैल्वेनिक और वोल्टा ने क्या किया कि दो अलग अलग सेपरेटर लिया, दो अलग अलग सेपरेटर लिया। एक एपरेटस में इसने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड लगाया, और जिंक इलेक्ट्रोड लगाकर और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट रखा ZnSO4, जिसका कॉन्सेंट्रेशन उसने 1 m रख दिया। ये जिंक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है, जिसको हम एनोड बनाते हैं। एनोड इसमें नेगेटिव, नेगेटिव का रीजन क्या है, ड्यू टू द हाफ शेल ऑक्सीडेशन, हाफ शेल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन will take place at the एनोड। यहां लगाते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इसको कैथोड कहते हैं, कैथोड। और इसमें आप ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने का रीजन है ड्यू टू द हाफ शेल रिडक्शन will take place here. Reduction will take place। इसमें भी कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में डालते हैं, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 m रखते हैं। हम दोनों को एक फाइनली डिवाइडेड वायर से जोड़ते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए या करंट देखने के लिए या तो आमीटर लगाते हैं या वोल्ट मीटर लगाते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर का लगाते ही जब इसमें करंट सप्लाई करते हैं तो यहां देखते हैं क्या कि इसका जो है निडल टुवर्ड्स द एनोड या एनोड की तरफ आए। इसका मतलब होता है कि यहां से फ्लो ऑफ करंट यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड होगा। जस्ट इसके अपोजिट टुवर्ड है ना करंट फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर फ्लो जाता है, यानी करंट का फ्लो किधर है, कैथोड टू एनोड, जबकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, एनोड टू कैथोड। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जिंक क्या करता है, यहाँ जिंक का इलेक्ट्रोड जो है वह उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जिंक का डाइपॉजिटिव आयन जो है वह जिंक सल्फेट में जमा हो रहा है आके। जबकि यहाँ देखते हैं यहाँ पर जो है
कॉपर का आयन वह इस पर डिपॉजिट हो रहा है और इसके सॉल्यूशन में क्या बच जा रहा है, सल्फेट का आयन। ये सल्फेट का आयन बच जा रहा है। अब यहाँ जिंक पॉजिटिव, जिंक जो है सो नीचे आ रहा है सॉल्यूशन में, यहाँ कॉपर जो है सो डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वेट बढ़ेगा, इसका अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन इसका अमाउंट घटेगा, धीरे धीरे ये घटना शुरू होगा। अब इसको भी चूंकि नंबर ऑफ जिंक डाई पॉजिटिव आयन यहाँ ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि यह भी जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको क्या करता था, यह रोकना चाहता था, यह तरफ लाना चाहेगा। जबकि यहाँ सल्फेट के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिस कारण से कुछ देर के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा है, ये जाने से रोक रहा है, जिस कारण से यह क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी कि हमारा ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, ना कंप्लीट रिडक्शन हुआ, जिसके कारण ना कोई केमिकल एनर्जी अभी तक बन पाया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके आयन को यहाँ न्यूट्रलाइज करना होगा, इनके आयन को यहाँ न्यूट्रलाइज करना होगा, जिसके कारण इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसको हम केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करेंगे। अब हमें देखना है कि अब जो हमने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यह जो आयन ज्यादा हो गया इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा है, जिसके कारण इनका जो है रिएक्शन अब बंद होने वाला है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग करेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग करने के लिए हमें फिर इसको हटाना पड़ेगा, तो आप नोट कर लो और हम इसको हटाते हैं। अब ये जो है ये यू शेप ग्लास ट्यूब होता है, यू शेप ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। अब हमको चूंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हम न्यूट्रलाइज करना है, तो हम इसमें कुछ ऐसे सॉल्ट का प्रयोग करेंगे जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता हो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता हो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसे सॉल्ट हम KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, NH4NO3 ले सकते हैं। ये सब सॉल्ट क्या है कि अब ये जब डालेंगे हम उसके अंदर, तो यह ना कॉपर से रिएक्शन करेगा, ना कॉपर इलेक्ट्रोड से रिएक्शन करेगा, ना जिंक इलेक्ट्रोड से रिएक्शन करेगा, और इस सब का एक कोष बनाकर इसका हम यूज करेंगे। इसमें रीजन क्या बताए कि ना इसमें से कोई ऐसा सॉल्ट हम नहीं ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका यूज करेंगे जो कि ना जिंक से रिएक्शन करता हो ना कॉपर से, इसलिए इसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, तो सॉल्ट तो सीधे इसमें रखा नहीं जा सकता है, इसमें से कोई एक सॉल्ट लेकर अगर या जेलाटिन के साथ इसको डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व करने के बाद फिर इसको थोड़ा देर तक बॉईल करेंगे, उसके बाद ये सेमी लिक्विड सॉल्यूशन बना देगा। इस सेमी लिक्विड सॉल्यूशन को हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को इसमें भर देंगे। ये भर दिया। अब दोनों इसमें से हमने क्या किया, दोनों को भर दिया। भरने के बाद इसको हम कॉटन प्लग से बंद कर देंगे। एक कॉटन प्लग से इसमें बंद कर देंगे। एक कॉटन प्लग हो गया, कॉटन प्लग। अब ये आपका सॉल्ट ब्रिज रेडी हो गया। अब इस सॉल्ट ब्रिज का हम यूज कैसे करें, तो सॉल्ट ब्रिज का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको ले जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोगों ने शुरू में भी बनाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया हुआ है। आप इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड लगाए थे, इसमें जिंक सल्फेट रखा हुआ था, जिंक सल्फेट रखा हुआ था।
जिंक सल्फेट एज ए कॉन्सेंट्रेशन 1 m है। जब आयन बना होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हुआ होगा इसका। आपने इसमें रखा हुआ था कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया हुआ था। कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाने पर कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया था और इसमें आपने कॉपर सल्फेट रखा हुआ था। कॉपर सल्फेट रखा हुआ था जिसका कंसंट्रेशन आपने 1 m यहाँ भी रखा हुआ। अब देखते हैं कि जब आप देख रहे हो कि जब भी जैसे आप इसको यूज करते हो तो यहाँ पर जिंक जो है जिंक के तरफ से यह जाता है इलेक्ट्रॉन और वोल्टमीटर इंडिकेशन करते हुए ये आ जाता है यहाँ। एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो चला गया उधर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर चला जाने के कारण क्या होगा, जिंक का मैक्सिमम आयन यहाँ आ गया था डिजोल्व होके इसमें। अब इसका कंसंट्रेशन भी चेंज हुआ होगा। जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो अब जब हम लोग इसमें डाले थे हमने पोटेशियम क्लोराइड, सपोज दैट ने आपने डाला है, लेट बी सपोज कि पोटेशियम क्लोराइड डाला। तो पोटेशियम क्लोराइड का जो आयन है, क्लोरीन का आयन, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, जैसे Zn इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, क्लोरीन क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये जिंक इलेक्ट्रोड के रूप में फिर यह तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन क्या करेगा, आयन को अपना जो है इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि सल्फेट आयन क्या था, यहाँ तो कॉपर जा रहा था, कॉपर डिपोजिट हो रहा था, इसका जो है इसका ये बढ़ता जा रहा था, इसका वेट बढ़ता जा रहा था। अब सल्फेट आयन के पास सल्फेट आयन है तो इसको क्या चाहिए, इसको सल्फेट आयन को अगर हम देते हैं पोटेशियम के आयन, पोटेशियम इसको अगर जोड़ देते हैं तो यह न्यूट्रलाइज होके क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा। यहाँ न्यूट्रलाइज होके क्या बन जाएगा, जो अपने ZnCl2 बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों जो है इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यूट्रलाइज होगा तो फिर इसका जो है जिस एज यूजुअल चलता रहेगा, यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो जाए, कंप्लीट रिडक्शन ना हो जाए। और जिसके कारण जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, एक समय आएगा कि दोनों की पोटेंशियल बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल बराबर हो जाएगी तो रिएक्शन भी रुकेगा और यह एनर्जी स्टोर हो जाएगा। फिर इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे और यूज करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, सो देखते हैं। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज नोट करते हैं। स्टूडेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज जो हमने लिखा है, पहला लिखा कि इट अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस, thus it complete the circuit to follow। दूसरा हमने लिख दिया है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू हाफ सेल्स। तीसरा लिखा इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर्स। देन हम अब इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं, तो इसको हम मिटाते हैं फिर आप देखो। ओवरऑल सेल रिएक्शन हमने लिखा है, जिंक सॉलिड लिया था, कॉपर 2+ आयन एक्वस में था, फिर जिंक 2+ और कॉपर। इससे क्या हुआ, जिंक सॉलिड जो था वो एक्वस में चेंज हो रहा है, देख यानी Zn2+ में चेंज हो रहा है, और Cu2+ जो था वो Cu में चेंज हो रहा है। इट मींस यह तो 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं।
इस कंडीशन में, इस केस में इसका ये जो है Zn जो है वो Zn2 प्लस में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और Cu2 प्लस से Cu में गया तो रिडक्शन हुआ। तो इसीलिए हम शुरू में कहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के कारण इसमें केमिकल एनर्जी बना होगा और केमिकल एनर्जी का हम यूज कर लिए। अब एनोड जो है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। अब एनोड हमने लिया हुआ है जिंक का, एनोड इलेक्ट्रोलाइट जो जिंक सल्फेट लिए थे वो आयन में चेंज हुआ Zn2 प्लस आयन, जिसका कंसंट्रेशन 1 m स्टैंड फॉर मोलरिटी, मोलरिटी। अब यहाँ सॉल्ट ब्रिज के रूप में हमने कैल्शियम लिया था और यहाँ पर कैथोड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट लिए थे, जिसमें से कॉपर 2 प्लस आयन डिपॉजिट हुआ था, उसका भी कंसंट्रेशन 1 m रखे थे, और ये कॉपर कैथोड के रूप में सॉलिड लिए थे। ठीक है, फिर हम आगे एक छोटा सा और है, इसका इंसॉल्ट करने वाले हैं। और इंसॉल्ट में क्या दिखाते हैं, लास्ट में मान लिया आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में दिक्कत हुई है, भूल गए और उसको फिर याद नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके लिए इंसॉल्ट हम एक लिख रहे हैं जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इंसॉल्ट देखो स्टूडेंट, मान ले तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया, LON लेफ्ट होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा, राइट होगा, कैथोड होगा, रिडक्शन होगा और पॉजिटिव टर्मिनल होगा। फिर हमने लिखा है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल PT1 complete outer circuit and salt bridge completes inner circuits, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है इन आउटर सर्किट में होता है एंड आयन का फ्लो जो होता है वो इनर सर्किट में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम ना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नया टॉपिक शुरू करेंगे जो इसके बाद है, और इस कारण से हम इसका पूरा समझाएंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ।